हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पर्नीशियस एनीमिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया एनीमिया का ही एक टाइप है। सो सबसे पहले पर्नीशियस एनीमिया को डिस्कस करने से पहले हम सिंपली एनीमिया देखते हैं क्या होता है। तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल या फिर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है या फिर अमाउंट है वो कम हो जाता है। और कई जगह पर आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इस हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर जाना और हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाना। और अगर ये रेड ब्लड सेल या फिर हीमोग्लोबिन का अमाउंट बॉडी में कम होगा तो हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। सो एनीमिया क्या है? नंबर ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल का जो काउंट है, आरबीसीज का जो काउंट है या फिर हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो ब्लड में लोअर देन नॉर्मल होना, नॉर्मल से कम होना। और अगर आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में या फिर कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी। क्योंकि ये लंग्स से ऑक्सीजन लेकर हमारे टिश्यूज को देते हैं। तो अगर ये बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगे प्रॉपर अमाउंट में, इनफ अमाउंट में, हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसीज हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। एंड जो हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि पर्सन फैटीग फील करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, पेल स्किन होगी, जो कि टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। नाउ पर्नीशियस एनीमिया एनीमिया का ही एक टाइप है। एनीमिया के कई टाइप होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया और भी बहुत सारे टाइप्स। तो पर्नीशियस एनीमिया उनमें से एक टाइप है। पर्नीशियस का मतलब होता है हार्म। हार्म का मतलब है कि ये हमारे कई जो ऑर्गन्स हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम है, उनको हार्म पहुंचाता है। कैसे? पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है? बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ऑटो इम्यून कंडीशन, वैसे ही कुछ और रीजंस भी है जिनके कारण पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, लेकिन जो इसका कॉमन रीजन है वो क्या है? ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन ये क्यों है? ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो अगर अपने ही टिश्यूज को अटैक करने लग जाता है तो उसको ऑटो इम्यून कंडीशन बोलते हैं। तो पर्नीशियस एनीमिया भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। कैसे होती है वो अभी हम पढ़ेंगे। दैट प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें आपने किसका रोल याद रखना है? विटामिन B12 का। तो इसमें विटामिन B12 हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। विटामिन B12 हमारे स्टमक में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो स्टमक में पेराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक फैक्टर को रिलीज करते हैं। उस फैक्टर का नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। और वो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में। तो सबसे पहले आप ये समझे कि सपोज दिस इज स्टमक, ये स्टमक का स्ट्रक्चर है सपोज। तो स्टमक में यहाँ पर जो म्यूकोजल लाइनिंग है वहां पर प्रेजेंट है ऐसे सेल्स, पेराइटल सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर, एक नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको आप याद रखें। ये एक प्रोटीन है बेसिकली। ये प्रोटीन यहाँ पर स्टमक में रिलीज होता है। एंड जो भी हम विटामिन B12 लेते हैं, सबसे पहले विटामिन B12 हमारी बॉडी में नहीं बनता, ये हमको बाहर से लेना पड़ता है और ये हमको एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। वो भी हम सोर्सेज पढ़ेंगे डिटेल में। तो विटामिन B12 जब हमने बॉडी में लिया, जैसे ही हमने जो भी फूड खाया जिसमें विटामिन B12 है हमारे स्टमक में आया, स्टमक के पेराइटल सेल्स ने इंट्रिंसिक फैक्टर, इस फैक्टर को रिलीज किया जो कि एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन उस विटामिन B12 को स्टमक से ले जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में जाकर उसको एब्जॉर्ब करवाता है। तो आपको ये बात समझनी है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंट्रिंसिक फैक्टर। और पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये एब्सेंट होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता बॉडी में, इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और जिसके कारण क्या हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। अब ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये क्यों नहीं बन रहा बॉडी में? तो ये क्या है? ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन क्यों? क्योंकि
ऑटोइम्यून के कारण हमारे जो इम्यून सिस्टम है वही सेल्स क्या करते हैं, ये पेराइटल सेल्स को अटैक करते हैं, या तो ये जो पेराइटल सेल्स जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज कर रहा है उसी को डैमेज कर देंगे, उसी पर अटैक करेंगे, ऑटोइम्यूनिटी हो गई। या फिर अगर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज भी हो गया है तो ये ऑटोइम्यून सेल इंट्रिंसिक फैक्टर पर ही अटैक कर देंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अगर पेराइटल सेल डैमेज होते हैं या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज होता है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा और कौन सी कंडीशन हो जाएगी, पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन। अब ये विटामिन B12 एनीमिया कैसे करता है, तो विटामिन B12 के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी इस स्लाइड के लिए आप ये समझें कि विटामिन B12 जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीसीज का प्रोड्यूस होना, उसमें डीएनए की सिंथेसिस होना, सेल डिवीजन होना एंड आरबीसीज का मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो किसके कारण होता है, विटामिन B12 के कारण होता है। तो आपने आरबीसीज पहले देखे होंगे, जो रेड ब्लड सेल्स जब निकलते हैं मींस जब प्रोड्यूस होते हैं वो मैच्योर फॉर्म में नहीं होते, उनका साइज भी बड़ा होता है, आरबीसीज का साइज भी बड़ा होता है, वो न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। धीरे धीरे अब ये जो आरबीसीज जो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, सबसे पहले ये इमेच्योर फॉर्म को क्या बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट, जो कि रेड ब्लड सेल का ही इमेच्योर टाइप है। एंड देन धीरे धीरे इनका साइज भी स्मॉल होता जाता है, ये मैच्योर होते जाते हैं एंड जो डिस्क शेप के जो आप आरबीसीज देखते हो मैच्योर फॉर्म में, जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और इस मैच्योरेशन आरबीसीज की जो हो रही है, प्रोडक्शन जो हो रही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन B12 का एंड एक और चीज का जो कि क्या है, विटामिन B9, जिसको फोलेट बोलते हैं, फोलेट या फिर फोलिक एसिड बोलते हैं। तो फोलेट और विटामिन B12 को और क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन या फिर कोबालामाइन भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कोबालामाइन की डेफिशिएंसी से क्या होता है या फिर साइनोकोबालामाइन से, तो वो विटामिन B12 ही है। लेकिन पर्नीशियस एनीमिया में फॉलिक एसिड का रोल नहीं है या फिर फोलेट का रोल नहीं है, सिर्फ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो पर्नीशियस एनीमिया में क्या है, बेसिकली ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें जो विटामिन B12 है वो तो हम ले रहे हैं चाहे, फिर भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, विटामिन B12 इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, दस बॉडी डजंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले विटामिन B12 प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है आरबीसीज की, और अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो हेल्दी रेड ब्लड सेल नहीं निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे, इमेच्योर फॉर्म में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि विटामिन B12 होगा तभी तो वो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो इमेच्योर सेल्स कैसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो लार्ज होते हैं साइज में। तो जो सेल्स का जो साइज है वो मैक्रोसिटिक दिखेगा, लार्ज आरबीसीज दिखेंगे। देन इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो विटामिन B12 है ये क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए और वो इंट्रिंसिक फैक्टर ही पर्नीशियस एनीमिया में प्रेजेंट नहीं है। अब ये क्यों नहीं प्रेजेंट, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर देखो क्या है, एक प्रोटीन है जो कि पेराइटल सेल प्रोड्यूस करती है और ये पेराइटल सेल स्टमक में प्रेजेंट है। ये पेराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर किसके साथ बाइंड होता है, देन विटामिन B12 के साथ बाइंड होकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां पर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसमें क्या होता है पर्नीशियस एनीमिया में, इसको ऑटो इम्यून कंडीशन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका कॉमन कोज क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट गैस्ट्रिक पेराइटल सेल। ये जो पेराइटल सेल है इसी को ही हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करने लग जाता है, और अगर इसको नहीं कर रहा पेराइटल सेल को, तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा है उसको अटैक कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये डैमेज हो रही है और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। दूसरा इसका कॉमन कोज क्या है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस क्या, गैस्ट्राइटिस मींस जो हमारी स्टमक की जो लेयर है, म्यूकोजल लाइनिंग है, वो इंफ्लामेशन हो रही है, उसमें क्रॉनिक इंफ्लामेशन, काफी टाइम से इंफ्लामेशन हो रही है, जिसकी वजह से वहां के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए, जिसको क्या बोलते हैं, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। तो बेसिकली पर्नीशियस एनीमिया ये होता है। अब विटामिन B12 बहुत जरूरी है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं क्विकली देख लेते हैं। सो सबसे पहले इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू आरबीसीज। विटामिन B12 न्यू आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए, जो नए
आरबीसीज बन रहे हैं उसका प्रोड्यूस होने के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो क्योंकि ये क्या करता है, डीएनए की सिंथेसिस करता है उन न्यू रेड ब्लड सेल्स में, और ये क्या करता है, जब रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं देन उनकी मैच्योरेशन करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स वो किसकी हेल्प की वजह से होते हैं, विटामिन B12 की हेल्प से, और फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी इसी की वजह से होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीथ। तो ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं, हमारी जो नर्व्स होती हैं, उसकी माइलिनेशन के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है माइलिन शीथ की फॉर्मेशन। माइलिन शीथ बेसिकली जो हमारे नर्व्स हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ, और ये जो माइलिन शीथ है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है नर्व्स को। तो जो सिग्नल नर्व फाइबर्स में ट्रांसमिट हो रहे हैं उन सिग्नल्स के लिए ये माइलिन शीथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये नर्व फाइबर्स के ऊपर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होगी हमारी नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, सिग्नल प्रॉपरली हमारे जो टिश्यूज हैं उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे क्या होता है कि नर्व डैमेज होती है, और यही नर्व्स कहां पर जा रही हैं, हमारे आरबीसीज तक भी जा रही हैं, जो कि आरबीसीज को मैच्योर कर रही हैं। तो अगर आरबीसीज को वो नर्व नहीं जाती जो कि आरबीसीज को मैच्योर कर रही हैं तो भी आरबीसीज मैच्योर नहीं होंगे। प्लस अगर माइलिन शीथ नहीं होगी, माइलिन शीथ की मेंटेनेंस नहीं होगी, विटामिन B12 नहीं होगा तो माइलिन शीथ नहीं होगी, तो नर्व्स डैमेज होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब क्या है, नर्व्स का डैमेज होना। तो इसकी वजह से जो हमारे हैंड्स हैं, फीट हैं, उनमें क्या आता है, टिंगलिंग सेंसेशन, नम्बनेस, वो नम फील करते हैं। जैसे कई बार हमने देखा भी होगा कि हम बोलते हैं कि हमारा पैर सो गया है, सो गया मतलब जैसे उसमें पिन्स एंड नीडल्स कोई चुभ हो रहा है, तो वैसी सेंसेशन आती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोपैथी बोलते हैं। और अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो इसी की वजह से, नर्व डैमेज की वजह से हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा, डिप्रेशन हो सकता है, बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी। जो एक वॉक होती है पर्सन की, जैसे हम चलते हैं वो उसका एक बैलेंस बना हुआ है, लेकिन अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो बैलेंस नहीं रहेगा, हम अनस्टेडी फील करेंगे, गिरने का जो चांसेस है, फॉल रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विटामिन B12 मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट इज फोलेट मेटाबॉलिज्म। अब ये जो विटामिन B12 है ये फोलेट के साथ मिलकर आरबीसीज की मैच्योरेशन में हेल्प करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ा है लास्ट। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में हमने देखा कि विटामिन B12 फोलेट के साथ मिलकर आरबीसीज की मैच्योरेशन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोलेट विटामिन B12 के बिना आरबीसीज की मैच्योरेशन नहीं कर सकता। देन आता है सोर्सेज ऑफ विटामिन B12, किस किस चीजों से हमें मिलता है, तो सिंपली एनिमल बेस्ड सोर्स, हमें ये कोई प्लांट सोर्स से नहीं मिलता। तो जो वेजिटेरियंस होते हैं, वीगन्स होते हैं, उनमें विटामिन B12 की इजिली डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये एनिमल बेस्ड सोर्स है, मीट से मिलता है, पोल्ट्री से मिलता है, शेल फिश, सी फूड से मिलता है, एग्स से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क और चीज से। तो अगर वेजिटेरियन है तो डेयरी प्रोडक्ट्स ले, अगर वीगन है और वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं ले रहा तो उसको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे विटामिन B12 के। देन आता है कोजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। तो क्या क्या कोजेज है, एक तो हमने देख ही लिया, ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम ही अटैक कर रहा है अपने ही सेल्स को। तो अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि पैराइटल सेल्स को अटैक कर रहा है, या फिर अगर पैराइटल सेल्स को नहीं कर रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा है, तो सीधा इंट्रिंसिक फैक्टर को ही अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। सेकेंड इज एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। ये भी हमने देख लिया कि अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रही है स्टमक की तो पैराइटल सेल्स डैमेज होंगे एंड जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल पर्नीशियस एनीमिया। तो कईयों को क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री चल रही है पर्नीशियस एनीमिया की, तो अगर फैमिली हिस्ट्री है, बाय बर्थ ही कॉन्जेनाइटल ही है, बाय बर्थ बेबी में है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि इनहेरिटेड, कि ये जो पर्नीशियस एनीमिया ये इनहेरिट हो रहा है फैमिली में।
नेक्स्ट इज सम डिसीजेज ऑल्सो पुट यू एट रिस्क। कुछ डिसीजेज होती हैं जैसे कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ डिसीजेज हैं जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही बॉडी में। जैसे कि उसमें से एक आता है सीलियक डिसीज, क्रॉन्स डिसीज। सीलियक डिसीज में क्या है कि जो हमारे इंटेस्टाइन का जो सीलिया है वो डैमेज है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही विटामिन B12 की। क्रॉन्स डिसीज क्या है, एक तरह का IBD, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इसमें भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही विटामिन B12 की। गैस्ट्रेक्टमी, हमारे स्टमक का कोई पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। अगर स्टमक का पोर्शन रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि कोई ट्यूमर हो सकता है, बैरिएट्रिक सर्जरी हो सकती है, या फिर अगर किसी को हाइपर एसिडिटी बन रही है, अल्सर ज़्यादा फॉर्म होते हैं, तो भी स्टमक का पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है। उस केस में भी जो अगर स्टमक का लार्ज पार्ट रिमूव कर दिया जाएगा तो पैराइटल सेल्स रिमूव कर दिए जाएंगे, तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज होगा, जिसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। देन ये सारी जो डिसीजेज हैं, एडिसन्स डिसीज, क्रॉनिक थायराइडाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, विटिलिगो, ग्रेव्स डिसीज, मिस्थेनिया ग्रेविस, तो ये सभी कंडीशन क्या है, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है एक तरह से। तो ये ऑटो इम्यून कंडीशन, अगर इनमें से कोई कंडीशन है तो हो सकता है कि ऑटो इम्यूनिटी पैराइटल सेल के लिए भी हो जाए बॉडी में। तो अगर कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन बॉडी में है तो रिस्क है पैराइटल सेल्स या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट भी ऑटो इम्यूनिटी होने का, एंड पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। लास्ट इज इन्फेक्शंस। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, विच इज वेरी कॉमन स्टमक इन्फेक्शन है। तो हेलिकोबैक्टर अगर पाइलोरी इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो भी वो इनडायरेक्टली क्या करता है, हमारे पैराइटल सेल्स को डैमेज कर सकता है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर कर सकता है। देन साइन एंड सिम्टम्स, तो जो भी एनीमिया होते हैं उसके टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या है, और ये साइन एंड सिम्टम्स क्यों अपीयर होते हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है या फिर रेड ब्लड सेल्स है उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज तक पहुंचाना, और अगर इनका अमाउंट कम होगा तो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगी, जिससे पर्सन फैटीग फील करेगा, थकावट फील करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, चक्कर उसको आएंगे। पेल स्किन, उसकी जो स्किन का जो कलर है, जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है, तो हमारी स्किन का जो कलर है वो लाइटिश सा रेडिश होता है, ठीक है, एक प्रॉपर जो कलर होता है हमारे स्किन का वो नहीं होगा, उससे क्या होगा, पेल स्किन होगी। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, जो हैंड्स एंड फीट है वो कोल्ड नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है, तो टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। अब हमारी बॉडी क्या कोशिश करेगी, हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देने की, जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट और ब्रेन, तो हमारी बॉडी के लिए अब हैंड्स एंड फीट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ के जो हैंड्स एंड फीट्स हैं वहाँ का सेंसेशन कैसा होगा, कूल टू टच, तो कोल्ड हैंड्स एंड फीट होंगे। फास्ट हार्ट बीट एंड एनलार्ज हार्ट, अब क्योंकि टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो अब हार्ट पर ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, अब हार्ट ज़्यादा काम करेगा। क्यों करेगा ज़्यादा काम, उसका काम क्या है, हमारे टिश्यूज तक ब्लड पहुंचाना, तो वो क्या करेगा, अपने हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, तो फास्ट हार्ट बीट होगी, एंड एरिथमियाज भी देखने को मिल सकता है, और एनलार्ज हार्ट, सीवियर केसेस में हार्ट पर इतना वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा कि उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। अब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि ये पर्नीशियस एनीमिया में क्या है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो इसके स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स इस एनीमिया में हमको देखने को मिलेंगे। वो क्या है, और वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से है, जैसे कि टिंगलिंग एंड नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट, और ये सब क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि विटामिन B12 का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि मैंने आपको बताया था वो क्या है, आरबीसीज की मैच्योरेशन के अलावा माइलिनेशन करना नर्व फाइबर्स की, तो ये माइलिन शीथ में हेल्प करता है उसकी फॉर्मेशन में। तो अगर नर्व फाइबर्स में माइलिन शीथ नहीं बनेगी जो कि उसकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो नर्व्स हमारी डैमेज हो जाएंगी, जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो न्यूरोपैथी के क्या क्या साइंस हैं, टिंगलिंग एंड नंबनेस इन हैंड एंड फीट, हैंड्स और फीट में स्पेशली हमें नंबनेस दिखाई देगी, टिंगलिंग सेंसेशन दिखाई देगी, अनस्टेबल गेट, बैलेंस नहीं बनेगा पर्सन का चलते हुए। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या आएंगे, जैसे कि कंफ्यूजन, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस होगा, पर्सन का डिप्रेशन भी हो सकता है, एंड मेमोरी लॉस, तो ये सभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इसलिए इसको पर्नीशियस बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हार्म्स पहुंचाता है हमारी बॉडी में।
नोजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ वेट और एपेटाइट एंड एनलार्ज लीवर। तो ये डाइजेस्टिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्मूथ बीफी रेड टंग, तो पर्नीशियस एनीमिया में हमको इस तरह की टंग देखने को मिलती है जो कि रेड कलर की होगी, स्मूथ होगी एंड बीफी मीन्स जैसे बीफ होता है रेड कलर का, इस तरह से स्मूथ बीफी रेड टंग दिखाई देती है। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, तो देखो हमने डायग्नोज क्या करना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल का अमाउंट कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो रहा है, प्लस मैंने क्या बताया था कि जो साइज होगा रेड ब्लड सेल्स का वो इमेच्योर होगा। इमेच्योर साइज का ऐसा होता है बड़ा साइज, तो जो नॉर्मल साइज है उससे बड़ा, तो मैक्रोसिटिक सेल्स दिखेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें देखने को मिलेगा लो हीमोग्लोबिन एंड हिमेटोक्रिट लेवल। हिमेटोक्रिट लेवल क्या है कि जो हमारा आरबीसीज का जो अमाउंट है वो हमें लो देखने को मिलेगा। मैक्रोसिटिक रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, मैक्रोसिटिक होगा। पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर करेंगे, ब्लड का स्मीयर बनाएंगे और उसमें हम क्या देखेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें लार्ज रेड ब्लड सेल दिखने को मिलेंगे। और लार्ज रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, मैक्रोसिटिक, जो कि इमेच्योर है क्योंकि विटामिन B12 नहीं है तो ये मैच्योर नहीं हो पाए। पोइकिलोसाइटोसिस, ये क्या है, ये साइज तो देखने को मिलेगा ये बड़ा, शेप भी आरबीसीज की डिफरेंट देखने को मिलेगी थोड़ी। जो नॉर्मल डिस्क शेप होती है आरबीसीज की उससे थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलेगी। लार्ज रेड ब्लड सेल्स एंड डिफरेंट शेप। रेटिक्यूलोसाइट काउंट, रेटिक्यूलोसाइट क्या है, जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल है। इमेच्योर रेड ब्लड सेल का जो काउंट है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो रेटिक्यूलोसाइट काउंट भी कर सकते हैं। सीरम विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए, सीरम विटामिन B12 में आपको इसका लेवल कम देखने को मिलेगा। सीरम फोलेट लेवल, अब फोलेट लेवल इसलिए करे हैं क्योंकि जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है उसके भी थोड़े सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो अगर फॉलिक एसिड का या फिर फोलेट का लेवल भी कम देखने को मिलता है, इट मींस दैट इज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और अगर पर्नीशियस एनीमिया है तो विटामिन B12 का लेवल जो है कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो फोलेट लेवल है वो नॉर्मल देखने को मिलेगा। देन इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज, तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं ब्लड में तो इसका मतलब है कि ऑटो इम्यूनिटी प्रेजेंट है। मींस ये जो सेल्स हैं पैराइटल सेल्स या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज या फिर ऑटो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो कि इनको अटैक कर रही है। देन सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड, अगर विटामिन B12 का बॉडी में लेवल कम होगा तो मिथाइल मेलोनिक एसिड का जो लेवल है ये एसिड का लेवल हाई हो जाता है बॉडी में। देन बोन मैरो एग्जामिनेशन, बोन मैरो का एग्जामिनेशन, अगर हमें इससे डेफिनेट नहीं पता लग रहा कौन से टाइप का एनीमिया है तो हम बोन मैरो का एग्जामिनेशन कर हम पता लगा सकते हैं। देन इवेल्युएशन ऑफ अंडरलाइंग ऑटो इम्यून कंडीशन, हमने जितनी भी ऑटो इम्यून कंडीशन पढ़ी अदर देन पर्नीशियस एनीमिया जिससे हमें पता लग सकता है कि ये पर्सन रिस्क पर है पर्नीशियस एनीमिया के, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज हो गया, थायराइडाइटिस हो गया, ग्रेव्स डिसीज हो गया, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कर सकते हैं। देन शिलिंग टेस्ट, शिलिंग टेस्ट भी एक टेस्ट होता है जो कि हम एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में या नहीं। तो शिलिंग टेस्ट अब इतना यूज नहीं होता, पहले ये यूज होता था। तो इसमें हम क्या करते थे, विटामिन B12 का रेडियो एक्टिव IM इंजेक्शन देते हैं और एक जो कि रेडियो एक्टिव ना हो वो विटामिन B12 देते हैं एंड देन देखते हैं कि बॉडी में ये एब्जॉर्ब हुआ है या नहीं, तो यूरिन में इसका लेवल देखते हैं। तो इसमें 24 आवर यूरिन कलेक्ट किया जाता है एंड देन उसमें हम विटामिन B12 का लेवल देखते हैं, तो उसको शिलिंग टेस्ट बोलते हैं। देन आता है मैनेजमेंट, अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमको अंडरलाइन कोज को पता लगाना है एंड देन हम कंडीशन को ठीक कर सकते हैं एंड जो पर्नीशियस एनीमिया वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है मींस ऑटो इम्यूनिटी हो रही है, पैराइटल सेल्स डैमेज हो रही है या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर पर ही अटैक हो रहा है हमारा इम्यून सिस्टम का, तो वो हमने आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट द डेफिशिएंसी, हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्योंकि विटामिन B12 की तो डेफिशिएंसी हो रही है वो ज़रूर हमें फुलफिल करनी है, तो हम विटामिन B12 को रिप्लेस करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। देन एलिविएट सिम्टम्स एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, एंड कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करेंगे, सिम्टम्स को ठीक करेंगे। अब ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या आता है कि जैसे सपोज ऑटो इम्यून कंडीशन है ये,
तो ऑटो इम्यून कंडीशन है तो पैराइटल सेल्स डैमेज हो रहे हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर भी अटैक हो रहा है उस पर भी इम्यूनिटी का। तो अगर किसी को इनहेरिटेड या फिर लाइफ टाइम पर्नीशियस एनीमिया है, उसको हम क्या करते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को करेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं करेक्ट, हम IM इंजेक्शन देते हैं हाई डोज का इनिशियली। IM इंजेक्शन इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ओरल लेते हैं विटामिन B12 तो वो हमारे स्टमक से होकर गुजरेगा, तो स्टमक में ऑलरेडी पैराइटल सेल्स जो है वो डैमेज है, इंट्रिंसिक फैक्टर वहां पर नहीं बन रहा, तो स्टमक में जाएगा तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इसलिए हम डायरेक्ट IM इंजेक्शन देते हैं ताकि वो ब्लड में डायरेक्टली विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो जाए। सबसे जो इनिशियल इनके डोज होती है वो हाई होती है, साइनोकोबैलामाइन भी बोलते हैं विटामिन B12 को, एंड देन फॉलोड बाय मेंटेनेंस इंजेक्शन जो कि एवरी 1 to 3 मंथ्स दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम। तो फॉर लाइफ टाइम एवरी 1 to 3 मंथ्स IM इंजेक्शन दिया जाएगा विटामिन B12 का। तो विटामिन B12 सप्लीमेंट्स इसमें दिए जाते हैं। देन ओरल विटामिन B12 अगर कोई टॉलरेट कर सकता है, सपोज कोई और कंडीशन है तो ओरल विटामिन B12 कैन बी गिवन। देन ट्रीटिंग H. pylori इन्फेक्शन, तो अगर H. pylori इन्फेक्शन की वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो हम एंटीबायोटिक्स देकर H. pylori को ट्रीट करेंगे। ट्रीटिंग दी अंडरलाइंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो भी अंडरलाइंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अगर पर्नीशियस एनीमिया तो हम सप्लीमेंट्स देते हैं, अगर कोई और ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके कारण पर्नीशियस एनीमिया हो रहा है तो उस ऑटो इम्यून कंडीशन को अगर ठीक कर सकते हैं तो उसको ट्रीट करेंगे। देन एनकरेज विटामिन B12 रिच डाइट, विटामिन B12 रिच डाइट देंगे। जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसको हम एनकरेज करेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स ले, लेकिन अगर कोई वीगन है तो उसको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। नाउ अंडरलाइंग ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज भी रिस्क पर डालती है एक पर्सन को पर्नीशियस एनीमिया के, तो हम पर्सन को क्या देंगे, इंसुलिन वगैरह, उसको प्रॉपर ट्रीट करेंगे। देन लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होंगे पर्सन को, जैसे कि अगर वो विटामिन B12 रिच डाइट नहीं ले रहा तो उसको वो लेनी चाहिए। अल्कोहल का अगर पर्सन एक्सेसिव यूज कर रहा है, अल्कोहल अब्यूज कर रहा है तो वो भी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है, तो वो अवॉइड करना है। मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, एंड हमने फॉलोअप भी करते रहना है कि जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका जो रिस्पॉन्स है वो पर्सन को मिल रहा है या नहीं। अब ऑटो इम्यून कंडीशंस है तो कई बार हमें ऑटो इम्यून कंडीशंस में क्या देने पड़ते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारी ही इम्यूनिटी हमारे ही टिश्यूज को अटैक करने लग गई है, तो अगर हम इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। लेकिन इसमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन पर जो पर्सन है वो इन्फेक्शन के रिस्क पर भी रहता है। इसके साथ साथ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी भी दे सकते हैं। नाउ क्योंकि ये एनीमिया है तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे या नहीं। तो ऐसा एनीमिया जो कि डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, चाहे वो विटामिन B12 है चाहे फोलेट की डेफिशिएंसी से हुआ है, तो उसमें हमारा जो प्राइमरी एम रहता है या गोल रहता है वो डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है। डेफिशिएंसी को करेक्ट करेंगे जैसे विटामिन B12 सप्लीमेंट्स देंगे, जैसे कि मैगेलोब्लास्टिक में विटामिन B12 भी और फोलेट दोनों की वजह से होता है, तो दोनों सप्लीमेंट्स हम देते हैं, तो उसको देने से वो एनीमिया जो है करेक्ट हो जाता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं पड़ती। लेकिन अगर बहुत सीवियर केस है जिसमें बहुत ज्यादा लो हो चुका है ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत लो हो चुका है, तो तब हम सीवियर केसेस में इमरजेंसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, अदरवाइज करेक्ट करते हैं जो भी डेफिशिएंसी है। सो इसमें नीड नहीं पड़ती वैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। सो आई होप आपको पर्नीशियस एनीमिया क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।